तो आज का हमारा करंट का टॉपिक है जैविक हथियार सम्मेलन पर फिलहाल यहाँ पर एक प्रस्ताव आया है जो यूएनएससी में लेकर आया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो ऐसा क्यों आया है, लाया किसका द्वारा गया है? तो अभी आप एक घटना देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, रशिया वर्सेस यूक्रेन, है ना, मुद्दा लगातार चल रहा है। अब वहां पर मुद्दा यह है कि रशिया के द्वारा यह बोला गया कि यूक्रेन और अमेरिका के द्वारा जैविक हथियारों को लेकर, उसके प्रयोग को लेकर वहां पे उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको लेकर के यहां पर यूएनएससी में प्रस्ताव रखा गया था और उनके पक्ष में यहां पर वोटिंग इत्यादि करनी थी। जब भी ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो उसकी स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के पक्ष में वोट किया जाता है, जितने भी मेंबर होते हैं उन सब के द्वारा। अगर उसके पक्ष में यहां पर वोट पड़ता है तो पर्टिकुलर उन देशों के खिलाफ फिर यहां पे कार्रवाई की जाती है, और अगर वहां पे प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो वहीं समाप्त हो जाता है। तो ऐसा ही एक प्रस्ताव यहां पर फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही रशिया के द्वारा लेकर आया गया। अब यहां पर देखिए क्या पॉइंट होते हैं, अर्थात क्या क्या ऑप्शन होते हैं एक देश के पास ऐसे प्रस्तावों पर। पहला कि पक्ष में आप वोट कर सकते हो, दूसरा आप विपक्ष में वोट कर सकते हो, और तीसरा आप अनुपस्थित रह सकते हो, अर्थात आप उठ के बाहर चले जाओ। अब ऐसे प्रस्तावों में खासकर जब कूटनीतिक जब संबंधों की हम बात करते हैं तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आता है कि कोई ऐसा भी देश हो सकता है जो प्रस्ताव लाने वाले देश के साथ भी अच्छे संबंध हो और जिसके खिलाफ लाया गया है उस देश के साथ भी उसके अच्छे संबंध हो। तो फिर ऐसे देश के पास ऑप्शन क्या बचता है कि पक्ष में वोट करे या विपक्ष में वोट करे, या फिर वो तीसरा ऑप्शन ले ले कि अनुपस्थित हो जाए। ना मैं तुम्हारे विपक्ष में बोल रहा हूं, ना मैं तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं, तो दोनों से संबंध खराब नहीं करने हैं और चुपचाप दरवाजे से बाहर चला जाए। अब देखा जाए तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ। रशिया था एक तरफ जो प्रस्ताव लाने वाला था, अमेरिका था एक तरफ जो कि वहां पर जिसके खिलाफ लाया गया था, और तीसरा हम लोग यानी भारत, जिसके संबंध देखे जाए तो रशिया के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। तो वो क्या करेगा? अनुपस्थित, गायब, पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गए कि ना हम आपके लिए कुछ कहेंगे ना इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे। लेकिन फिर भी बातें तो हुई, और बातें जो हुई हैं वही हमें यहां पे समझना है। समझना यह भी है कि जैविक हथियार सम्मेलन है क्या, ये जैविक हथियार क्या होते हैं, और इसको लेकर जो सम्मेलन यहां पे बुलाया गया है वो क्या है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो देख लेते हैं। फिलहाल ये चर्चा का जो विषय है वैसे मैंने आपको बता दिया है, वही कहानी यहां भी लिखी हुई है कि भारत ने रूस द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव में यहां पे अनुपस्थित रहा जिसमें अमेरिका और यूक्रेन पर जैविक हथियार सम्मेलन के उल्लंघन करने के लिए सैन्य जैविक गतिविधियों को अंजाम देने का यहां पे आरोप लगाया गया है। इस प्रस्ताव से पहले भारत हाल ही में यूएनएससी के एक अन्य प्रस्ताव से भी अनुपस्थित रहा जिसमें रूस के 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के कब्जे को अमान्य घोषित करने की मांग उठाई गई। देखा जाए पूरे घटनाक्रम में रशिया वर्सेस यूक्रेन में भारत की विदेश नीति कैसी रही है, यह एक सोचने वाली बात रही है। यह एक अपना एक टॉपिक है, भारत की विदेश नीति रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध में। आपको क्या लगता है कैसी रही है? इसको थोड़ा सा देखा है आपने, अलग अलग कई वीडियोस वैसे इस पे आ चुके हैं। आपको क्या लगता है भारत की रणनीति कैसी रही है? इसके पक्ष विपक्ष में क्या कहना चाहेंगे? यह अपना एक मुद्दा है, सोचिएगा, काफी पढ़ा होगा वैसे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल यहां पे जैविक हथियार सम्मेलन क्या है वो देख लेते हैं। ये तो एक मुद्दा था जो इतने पे खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि टॉपिक यहां पे जुड़ गया जैविक हथियार सम्मेलन, तो हमें यहां पर इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। ये क्या है? जैविक हथियार सूक्ष्म विज्ञानी एजेंटों अर्थात बैक्टीरिया, वायरस और कवक या विषाक्त पदार्थों का यहां पर उपयोग जानबूझकर मनुष्यों, जानवरों और पौधों की मौत, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अर्थात कुछ ऐसे बायो वेपन्स का हम प्रयोग करते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जीवों को, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक तरीके का हथियार जो सामने वाले को मारने के लिए किया जाए। ठीक है, तो इन्हें हम कहा जाता है जैविक हथियार, इन्हें कहा जाता है, जिसमें आपको यहां पे मनुष्य गोलीबारी नहीं करता है, किसी मनुष्य को नहीं भेजता है, यहां क्या करता है, सिर्फ यहां बैक्टीरिया, वायरस या कवकों को छोड़ देता है। कैसे छोड़ेगा? उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, वायु के माध्यम से या जल में छोड़ दिया, जो लोग पिएंगे उनकी बॉडी के एंटर जाएगा, सांस लोगे आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, और जब ये जाएंगे तो आपकी बॉडी में जाने के बाद जो भी इनको जिस तरीके से डिजाइन किया होगा, जिस भी बॉडी पार्ट को हर्ट करने के लिए या जो भी काम करना होगा वो जाके वहां पे करना शुरू करेंगे।
तो इस तरीके के हथियारों को ही जैविक हथियार सम्मेलन यहां पे कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या रहा है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, औपचारिक रूप से बैक्टीरियोलॉजी लॉजिकल अर्थात जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, उसके भंडारण, उसके विनाश के निषेध पर एक अभिसमय के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, भंडारण, विनाश के निषेध पर अभिसमय, अर्थात यहां पर देखा जाए आप जैविक हथियारों के ना तो आप विकास कर सकते हैं, ना ही आप उत्पादन कर सकते हैं, और ना ही उसका आप भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ भी आप नहीं कर सकते अगर आपने इस पर हस्ताक्षर इत्यादि यहां पे किया हुआ है। जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में अभिसमय पर यहां पर एक तरीके का हस्ताक्षर या वार्ता यहां पर हुई थी निशस्त्रीकरण सम्मेलन के समय में। 26 मार्च 1975 को यह लागू हुआ और इसका जो दायरा है यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण, उपयोग को प्रभावी ढंग से यहां पे प्रतिबंधित करता है। कई सारे देश ऐसे होते हैं जो बना लेते हैं और इसका व्यापार करते हैं किसी दूसरे देश को बेच करके। लेकिन होता क्या है कि जिस देश के द्वारा बनाया गया, हो सकता है वो थोड़ा जिम्मेदार देश हो, वो प्रयोग ना करे, लेकिन ये जिसको सेल कर रहे हैं क्या वो भी उतना जिम्मेदार होगा? क्योंकि आजकल के जो देशों के प्रशासक हैं वो थोड़े से दिमाग से खाकर, उत्तर कोरिया जैसे देशों को आप देख लें तो उनका कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। यूक्रेन में देखिए अभी पुतिन के द्वारा जो किया गया, तो ये घटनाक्रम है जहां पर इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। महत्व क्या है इस तरह के अभिसमय का? यह सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्व है। इसने जैविक हथियारों के खिलाफ एक मजबूत मानदंड यहां पर स्थापित किए हैं। और देखा जाए तो जब चाइना और एक तरीके से कोविड-19 का जो एक इंपैक्ट खड़ा हुआ था, वहां पर भी इसी को लेकर क्वेश्चन मार्क किया गया था कि चाइना ने यह जानबूझकर बनाया है और इससे वैश्विक स्तर पर इससे नुकसान पहुंचाने के लिए देशों को आर्थिक स्तर पे, मानवीय स्तर पर और अन्य तरीके से यहां पर उसका एक जैविक हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाए, और इसको लेकर काफी उस पर दबाव भी बनाया गया था। लेकिन कभी भी मोस्टली ज्यादातर यहां पर इसको सपोर्ट उतना मिला नहीं, इस कॉन्सेप्ट को, ना ही चाइना पर उतना इसके लिए दबाव बनाया गया, क्योंकि इसने विश्व स्तर के साथ साथ चाइना को भी बहुत बुरी तरह इसमें प्रभावित किया था। और मोस्टली इसलिए भी नहीं क्योंकि कोई भी देश अपने ही लोगों के नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी हथियार का अपने ही लोगों पर प्रयोग नहीं करेगा, वो भी इतने बड़े स्तर पे। तो इसलिए उतना इसको दावा या नहीं मिला, लेकिन इसको जरूर यहां पर कहा गया कि कोविड-19 एक तरीके का जैविक हथियार हो सकता है। देखा जाए तो WMD की सभी श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाली यह पहली बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण संधि है। बहुपक्षीय कहने का मतलब कि यहां पर जहां पर कई सारे पक्ष यहां पर शामिल, अर्थात कई सारे देशों के द्वारा जिस पर हस्ताक्षर यहां पर किया जाए। वर्ष 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल का एक पूरक यहां पर कह सकते हैं कि इसको बनाया गया जैविक हथियारों संधि को लेकर के, जिसके द्वारा युद्ध में जैविक और रासायनिक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। जैविक के साथ साथ जो कोई भी केमिकल ऐसा यूज नहीं किया जाएगा जो कि आपको यहां पर नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी ऐसी केमिकल आपको हवा और इत्यादि के माध्यम से नहीं छोड़े जाएंगे, जो जैसे कि आपने भोपाल गैस त्रासदी याद होगी, उसमें क्या हुआ था, एक रासायनिक गैस, कौन सी, हाँ, वो क्या हुआ था, उसका स्राव हो गया था, हवा में वो बाहर निकल गई थी और वो जहां तक फैली, जितने लोगों ने उसको रात में वहां पे लिया उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह का रासायनिक या कोई भी जैविक आप यहां पर इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। लीग ऑफ नेशन के तत्वाधान में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में एक प्रोटोकॉल स्थापित किया गया, बनाया गया, जिसे जिनेवा प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसी पर यहां पे हस्ताक्षर किए गए और फाइनली 1928 में यह लागू हो गया। भारत ने क्या इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की है? तो ध्यान रखिएगा, भारत ने ऑलरेडी इसकी पुष्टि कर रखी है कि भारत कोई भी जैविक या रासायनिक हथियारों का प्रयोग कभी भी नहीं करेगा, न इसके उत्पादन, भंडारण इत्यादि की स्थितियों को करेगा। देखा जो प्रस्ताव यहां पर आया गया था उसकी स्थिति को, यूएनजीसीए में संयुक्त राष्ट्र के संकल्प और निर्णय पर संयुक्त राष्ट्र के अंगों की एक राय, इच्छा की औपचारिक एक अभिव्यक्ति होती है ये, जिसमें संकल्प की जो प्रकृति है वो निर्धारित करती है कि क्या इसे राज्यों के लिए बाध्यकारी माना जाता है। यूएनजीए प्रस्ताव में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 14 में महासभा के प्रस्तावों की सिफारिशें कहा गया इसे, ठीक है, किस स्तर पर इसे रखा गया है कि सिफारिशें हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके माध्यम से महासभा के प्रस्तावों की सिफारिशी प्रकृति पर बार बार जोर दिया जाता रहा है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी मामले होते हैं किन्हीं दो देशों के मध्य, वो कहां सुने जाएंगे, आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये विवाद सुने जाते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबंधित महासभा के कुछ प्रस्ताव जैसे कि बजटीय निर्णय
निम्न श्रेणी के निकायों को निर्देश देना स्पष्ट रूप से यहां पर बाध्यकारी है, अर्थात महासभा को यह काम यहां पर करने होते हैं। यूएनएससी जो प्रस्ताव होता है उसमें सामान्य तौर पे चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों को चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार बाध्यकारी यहां पर माना जाता है। अर्थात यदि कोई चीज यहां पर या चार्टर आपको रखा जाए यूएनएससी में अध्याय 7 के अनुच्छेद 25 के तहत, तो बाध्यकारी होगा, उस पर वहां बातचीत होगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा, चर्चा होगी, वोटिंग इत्यादि होती है। हालांकि वह यूएनएससी के स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वीटो के अधीन होगी, अर्थात यदि कोई वीटो कर देगा तो वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात वो प्रस्ताव रखा ही नहीं जाएगा। वीटो कितने लोगों के पास है यूएनएससी में? 5 देशों के पास है। किसके किसके पास? कितने? 6 लोग हो गए। तो यहां पे देखिए, रूस और यूक्रेन से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के पिछले प्रस्तावों पर भारत का रुख यहां पर फाइनल देख लेते हैं क्या रहा है, इससे थोड़ा बहुत अंदाजा यहां पे लगेगा। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कई सारे प्रस्तावों का बहिष्कार यहां पे कर रखा है, जैसे कि यूएस प्रायोजित यूएनएससी प्रस्ताव जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में यहां पर निंदा की गई है, भारत उसका उन्होंने बहिष्कार किया, उसको वहां पर स्वीकार उन्होंने नहीं किया है। रूस ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर यूएनएससी के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें नागरिकों की सुरक्षित, तीव्र, स्वैच्छिक, निर्बाध निकासी सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए संघर्ष विराम का यहां पे आह्वान किया गया। यूक्रेन में रूस के कार्यों की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया, और साथ ही यूएनजीए का प्रस्ताव जिसने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्यवाही के लिए उसकी निंदा की। इस प्रस्ताव से अनुपस्थित रहने वाले 34 अन्य देश भी थे, जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अलावा मध्य एशियाई देश भी यहां पर शामिल रहे। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का प्रस्ताव, जो 4 परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, चेरनोबिल सहित कई परमाणु अवशिष्ट स्थलों पर सुरक्षा संबंधित है, क्योंकि रूसियों ने उस पर नियंत्रण यहां पे कर लिया था। तो भारत ने ऐसे सभी प्रस्तावों को जो कि यूएनएससी में प्रस्तुत किए गए हैं, और मोस्टली रूस वर्सेस यूक्रेन के मुद्दे पर मोस्टली भारत ने क्या किया है, या तो उसने उसका बहिष्कार किया है या उसमें अनुपस्थित रहा है, उसमें कोई भी राय उन्होंने स्पष्ट कभी भी नहीं रखी है। भारत ने अपनी विदेश नीति में रसिया वर्सेस यूक्रेन के युद्ध की स्थिति में अपनी नीति को पूरी तरीके से यहां पे एक तटस्थ नीति के तहत ले आया है। भारत की विदेश नीति कैसी रही है? शॉर्ट फॉर्म में फिलहाल इतना, एक तटस्थ विदेश नीति का पालन किया गया है, और इसमें भारत किसी भी पक्ष में किसी भी तर्क से यहां पे सहमत नहीं है। वो राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में भारत के लिए क्या जरूरी है उस पक्ष में यहां पर अपने डिसीजन लेता आया है, अपनी विदेश नीति को संचालित करता आया है, जिसमें भारत के लिए रशिया भी उतना ही जरूरी है जितना भारत के लिए अमेरिका, यूरोपीय देश। और इसलिए भारत ने यहां पर किसी का भी पक्ष किसी भी तरीके के प्रस्तावों के माध्यम से यहां पर स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, बाकी किसी दिन पढ़ेंगे भारत वर्सेस यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की विदेश नीति का पूरा एक विस्तार स्वरूप कि कैसी रही है भारत की विदेश नीति शुरू से घटनाक्रम से लेकर वर्तमान की स्थितियों पर, भारत की बदलती हुई स्थितियों को। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी का फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।